तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑसिलेशंस। तो अगर किसी को इस वीडियो में बोर्ड पे लिखी थ्योरी क्लियर नजर ना आ रही हो तो जूम वाला फीचर यूट्यूब का यूज कर लीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस। हमने ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ये दोनों वर्ड्स अपनी लाइफ में सुने हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस ये दो डिफरेंट चीजें हैं या ये एक ही चीज का नाम है। सबसे पहले हमें इसी चीज को क्लियर करना है कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस में क्या फर्क हमारे पास होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशंस हम करेंगे वो एग्जांपल्स को बेस बनाकर ही होंगी। और आई होप कि इस वीडियो पे आने से पहले, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो आपने देख ली होगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कोर्स किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो लेते हैं, उसकी मदद से डेफिनेशन को समझते हैं। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। ये सिंपल पेंडुलम है और ये उसका बॉब है जो इस वक्त रेस्ट में है, अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन करे हुए है। इसकी जो ये पोजीशन है जिसपे ये रेस्ट की हालत में है, इस पोजीशन का एक नाम है, वो नाम है मीन पोजीशन। इस पोजीशन का नाम क्या है? मीन पोजीशन। दूसरा नाम क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां मैं लिख देता हूं, इस पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? इस पोजीशन का दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला नाम क्या है? मीन पोजीशन। एक तीसरा नाम भी है, वो है रेस्ट पोजीशन, यानी ऐसी पोजीशन जिसमें बॉडी रेस्ट की हालत में मौजूद हो। बॉडी इस वक्त मीन पोजीशन पे मौजूद है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है, रेस्ट पोजीशन पे मौजूद है। तीनों बातों का एक ही मतलब है कि बॉडी रुकी हुई है, या वो जिस हालत में है वो हालत मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन है। हम इस पेंडुलम के बॉब को यहां से पकड़ के कुछ यहां पर डिस्प्लेस कराते हैं। ये जो आपके पास मास सस्पेंडेड विद स्प्रिंग है, ये कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब जो इसकी ये पोजीशन है जिसमें हमने इसकी मीन पोजीशन से यहां तक इसे डिस्प्लेसमेंट कराई है, इस पोजीशन को भी हम एक नाम देते हैं। वो नाम आपको याद होगा, वो क्या है? वो नाम है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस पोजीशन से आगे बॉडी हमारे पास नहीं गई है। अब हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ते हैं। ये जो मास है ये इसी पोजीशन पे नहीं रहेगा, बल्कि ये वापस से मीन पोजीशन पे आएगा और फिर मीन से इस डायरेक्शन में जाएगा। और अब ये इस डायरेक्शन में जिस पोजीशन को हासिल कर लेगा, उस पोजीशन का नाम भी हमारे पास क्या होगा? उस पोजीशन का नाम भी हमारे पास होगा एक्सट्रीम पोजीशन। उस पोजीशन का नाम क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो क्या दोनों में कोई फर्क है? तो बिल्कुल है। ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम होगी। और फर्ज कर लें यहां से यहां मूव करते हुए बॉडी ने जितनी डिस्प्लेसमेंट की है वो कितनी है? वो है 3 मीटर की। तो यहां से वापस यहां मूव करते हुए भी बॉडी 3 मीटर की ही डिस्प्लेसमेंट करेगी, लेकिन वो -3 मीटर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। और ये डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगी, -3 मीटर होगी हमारे पास। हमने देखा कि जब हमने ऑसिलेटर को यहां मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए और छोड़ा, वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह मूव करने लग गया है, बैक एंड फोर्थ मूव करने लग गया है, आगे पीछे मूव करने लग गया है। अब इसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स हैं, ये जो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे इसका जो ये मूव करना है, इससे जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन मूवमेंट्स को फिजिक्स में हम कहते हैं ऑसिलेशंस। उन मूवमेंट्स को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस। अगेन रिपीट करता हूं, इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो ये ऑसिलेटर ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट्स बन रही हैं, इन मूवमेंट्स को ही फिजिक्स में हम कहते हैं वाइब्रेशंस। इन मूवमेंट्स को ही फिजिक्स में हम कहते हैं ऑसिलेशंस।
और एक और टर्म भी है, इन मूवमेंट्स को हम टू एंड फ्रो मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स यानी आगे पीछे मूव करें तो उसे ऑसिलेशंस कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो मूव करें, यानी टू एंड फ्रो मूव करने का क्या मतलब है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मूव करें या बैक एंड फोर्थ मूव करें, बात एक ही है, मतलब एक ही है कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करें। तो इस तरह के मूवमेंट से जो आपके पास मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह मूव करने से उन मूवमेंट्स को ही फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस। उन मूवमेंट्स को ही फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं। और ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस बोथ आर डिफाइंड एज द ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन दोनों को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू एंड फ्रो मूवमेंट्स, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, एक ही मतलब आगे पीछे मूव करें मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द या रेस्ट पोजीशन के इर्द गिर्द। तो इन मूवमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेशंस। इन मूवमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, वाइब्रेशंस। एक ही डेफिनेशन में ऑसिलेशंस को भी डिफाइन कर दिया, वाइब्रेशंस को भी डिफाइन कर दिया। लेकिन क्या ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन एक हैं? बिल्कुल एक नहीं है, इन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क इतना सा है कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा मैट्रिक में जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल हो रही हैं। अगर बॉडी को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आते हैं, यहां से इसको छोड़ते हैं, तो बॉडी एक्सट्रीम से जाएगी मीन पे, मीन से जाएगी नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम से आएगी मीन पे, मीन से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगी। एक चक्कर पूरा हो जाएगा, एक वाइब्रेशन पूरी हो जाएगी, एक ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी। सो कितने टाइम में हो रही है कि एक सेकंड में कितनी हो रही हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में इस पेंडुलम ने अपना एक चक्कर मुकम्मल किया है, अपनी एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन मुकम्मल की है। सो हम कहेंगे कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारे पास 1 हर्ट्ज है। अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस में जो फर्क करने वाली चीज है वो यही फ्रीक्वेंसी है। जैसे दिन और रात में फर्क करने वाली चीज अंधेरा और उजाला होता है, कि रात को अंधेरा होता है, दिन में उजाला होता है, उसी तरह ऑसिलेशन वाइब्रेशन में फर्क करने वाली चीज है फ्रीक्वेंसी। ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस की दुनिया का अंधेरा उजाला है आपके पास। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, यानी एक सेकंड के अंदर ऑसिलेटर कम ऑसिलेशंस मुकम्मल कर पा रहा है, या कोई भी बॉडी एक सेकंड में अपना कम ऑसिलेशंस पूरी कर पा रही है, सो इसको हम कहेंगे कि बॉडी ऑसिलेशंस कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम कहेंगे वाइब्रेशन कर रही है। समझते हैं, ये पेंडुलम है, फर्ज करेंगे एक सेकंड में एक चक्कर अपना पूरा करता है, एक दफा टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स करता है बॉडी के इर्द गिर्द। यानी ऐसे एक्सट्रीम से मीन पे गया, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आया, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। एक दफा टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स इसने मुकम्मल की हैं, एक चक्कर मुकम्मल किया है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑसिलेटर यहां से शुरू किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, वापस यहां आया, एक चक्कर मुकम्मल हुआ। अब वापस यहां गया, यहां गया, यहां गया, वापस यहां आया, 2 चक्कर मुकम्मल हुए, और ये 2 चक्कर इसने एक सेकंड में मुकम्मल किए हैं। सो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। सो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी कम है। अगर कोई बॉडी आपके पास अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स कर रही हो और आहिस्ता कर रही हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, तो उन मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं ऑसिलेशंस। कि ऑसिलेशंस आर डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी अबाउट मीन पोजीशन एट स्लोअर रेट एट लो फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ऑसिलेशंस। डेफिनेशन आपके सामने पेश है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी अबाउट मीन पोजीशन एट फास्टर रेट एट
हाई फ्रीक्वेंसी, आर कॉल्ड आपके पास वाइब्रेशंस। यहां मैंने ऑसिलेशंस लिख दिया, यहां पर काट के आप वाइब्रेशंस कर दीजिएगा, ठीक है। बल्कि यहां मैं काट के खुद ही अभी वाइब्रेशंस कर देता हूं। तो यहां हम इसको लिख देते हैं वाइब्रेशंस। तो बस इतना सा फर्क है ऑसिलेशंस में और वाइब्रेशंस में, फ्रीक्वेंसी का फर्क है। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है लेकिन पता आपको होनी चाहिए। सो हमने ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस का फर्क जो है वो तो समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब, ऑसिलेटरी मोशन। अब आप एक चीज मुझे बताएं कि मोशन क्या होता है। कि कोई भी बॉडी मूव करे, उसकी पोजीशन चेंज हो, सो इसी को हम फिजिक्स में मोशन कहते हैं, है ना। क्या ये पेंडुलम मूव नहीं कर रहा है? क्या ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है? इसकी पोजीशन एक पल में यहां है, फिर यहां आता है, फिर यहां, फिर वापस यहां और फिर वापस यहां। क्या ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अगर ये पेंडुलम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो जाहिर है ये मोशन कर रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा मोशन कर रहा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है? क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है? सो आंसर है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ना ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो मोशन कर रहा है वो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, जो टॉपिक नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे, यानी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स करे, तो ये जो मोशन होता है इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब देखें, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो कुछ मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगा। ये मूवमेंट्स इसकी होंगी, जैसे ये चीज मूव कर रही है, मार्कर मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट्स हैं, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक। इन मूवमेंट्स को हमने नाम दिया था ऑसिलेशंस। अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो, तो मूवमेंट्स ही तो आगे चल के मोशन बनाती हैं। तो ये जो मूवमेंट्स आगे चल के मोशन बनाएंगी, इनको हम नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो मूवमेंट्स होती हैं, उसकी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट जो मोशन बनाती है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये बॉडी की जो मूवमेंट है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ। तो ये मूवमेंट जो मोशन बनाएंगी वो मोशन होगा ऑसिलेटरी मोशन। और अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन कह रहा हूं तो माइंड में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कम होगी आपके पास, वो ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। सो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करती है, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, मूवमेंट्स करती है। इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? इस मोशन को हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। और मोशन है तो मूवमेंट्स होंगी। इस मोशन में जो मूवमेंट्स होती हैं, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द, इन मूवमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? सो इन मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं ऑसिलेशंस। एक और डेफिनेशंस आ गई ऑसिलेशन की। एक तो हमने ये पढ़ी थी ना, एक और आ गई कि टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑसिलेटरी मोशन आर नोन एज ऑसिलेशन। कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे जो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं ऑसिलेटरी मोशंस में, इनको हम नाम देते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। अब अगला सवाल, क्योंकि ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, तो ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं कि सवाल बन सके, कि हम आपसे सवाल पूछ सके आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो आपके पास बॉडी है, इसकी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मूवमेंट्स हैं उनको हमने ऑसिलेशंस का नाम दिया। वाइब्रेशंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से हम वाइब्रेटरी मोशन को भी डिस्कस नहीं करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, वरना डेफिनेशन सेम होगी वाइब्रेटरी मोशन की। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, बस फर्क ये आएगा वहां फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी। खैर, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। सो ये जो बॉडी मूवमेंट्स कर रही है, मूवमेंट्स का नाम हमने देख लिया क्या है, आपके पास ऑसिलेशंस है। मूवमेंट से जो मोशन है इस बॉडी का, उसको देख लिया, ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन जो बॉडी ऑसिलेशंस परफॉर्म करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है, उस बॉडी का अपना नाम क्या होगा? ये आपने कभी सोचा है?
सो इस बॉडी का एक तो नाम है सिंपल पेंडुलम, है ना, सिंपल पेंडुलम नाम है। एक नाम और पड़ जाएगा, वो हो जाएगा ऑसिलेटर, यानी वो चीज जो ऑसिलेशंस करती है और उसे हम कहते हैं ऑसिलेटर। जब किसी चीज के आखिर में इंग्लिश में टर लग जाता है तो उसका मतलब यही होता है ना कि मतलब वो चीज उस काम को करने वाली है। वैसे तो इस वजह से आपके पास ये जो पेंडुलम है ये आपके पास ऑसिलेटर कहलाएगा, क्योंकि ये ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। और यही इस टॉपिक नंबर 3 की सारी एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने पूरी डिटेल के साथ की है रीडिंग करने की बजाय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, कि ऑसिलेटरी मोशंस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो है सिंपल पेंडुलम, तो उसको अब दोबारा डिस्कस करने का मकसद नहीं है कोई। तो यही पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है यानी मास होता है, उसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि बॉब अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन या मूवमेंट्स परफॉर्म करता है। अब जो दूसरी आपके पास ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है वो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं यहां पे एग्जांपल कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसका एक सिरा है, उससे मैंने एक स्प्रिंग को जोड़ दिया है और स्प्रिंग के दूसरे सिरे को मैंने एक मास के साथ अटैच कर दिया है, और ये सारा सेटअप जो है ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। सो अब आप जरा यहां पे देखें कि मास की ये पोजीशन क्या कहलाएगी। ये पोजीशन कहलाएगी मीन पोजीशन, जहां पे बॉडी रेस्ट में है, जहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। याद आ रहा है ना, मैट्रिक में इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती थी, क्योंकि यहीं से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे। ये आपके पास 0 हुआ करती थी पोजीशन, इसलिए इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मास जो है इस पे एक फोर्स लगा के इसे खींचकर इस पोजीशन पे ले आता हूं। मैंने क्या किया, इस मास को मैं खींच के कुछ इस पोजीशन के ऊपर ले आया। अब अगर इस मास को मैं खींच के इस पोजीशन पे ले आया, तो इसके साथ तो स्प्रिंग बना था, उसमें भी एक्सपेंशन प्रोड्यूस हुई होगी, स्प्रिंग भी इस तरीके से एक्सपेंड हो गया होगा। सो अब जो इस मास की पोजीशन है ये मीन पोजीशन नहीं है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते थे और उसे x नॉट से हम जाहिर करते थे। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हो जाएंगी क्लियर, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, सो अब अगर इस मास को हम यहां से रिलीज करते हैं, सो होगा क्या, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ये क्या करेगा, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। सो डायग्राम की मदद से देखते हैं कि अब सिनेरियो क्या होगा। ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, सो देखें ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां पर पहले मौजूद था, यानी अपनी मीन पोजीशन पे ये वापस हमारे पास आ जाएगा जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन यहां पर रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब ये यहां से यहां आया तो ये मोशन कर रहा है ना। सो इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, जिसकी वजह से ये इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ये अब इस डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस कर देगा। सो ये कुछ स्प्रिंग को इस तरह से कंप्रेस कर देगा, और अब ये जिस पोजीशन के ऊपर आएगा वो पोजीशन का नाम क्या होगा, उस पोजीशन का नाम होगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम होगी, यानी -x नॉट के बराबर होगी। अब ये यहां पर भी नहीं रुकेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, क्योंकि अब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में फिर से आना चाहेगा। स्प्रिंग के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकता है। सो ये वापस आपके पास अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, सो फिर से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जरा इसके बिहेवियर को गौर से देखें। ये आपके पास मीन पोजीशन पे था, मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे, मीन से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। यानी कहने का मतलब है
अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे ये इस तरह से मोशन करने लग जाएगा, और जो ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, उन मूवमेंट्स की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेशंस कहेंगे। पढ़ के आ चुके हैं, ऑसिलेशंस कहेंगे। और अब अगर ये ऑसिलेशंस कर रहा है तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन। That's why horizontal mass spring system is just another example of oscillatory motion. So यहां पे हमने दूसरी एग्जांपल भी ऑसिलेटरी मोशन की पढ़ ली है। अब हम तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। उसके लिए बोर्ड की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम रजिस्टर पे लाइन लगाने के लिए स्केल को खरीदते हैं, जिसे रूलर भी कहते हैं। जब आप लोहे का स्केल लेते हैं तो अक्सर हम एक शरारत करते हैं, एक काम करते हैं कि लोहे के स्केल के एक सिरे को अपने इस हाथ में फंसा लेते हैं और जो फ्री सिरा होता है उसको कुछ इस डायरेक्शन के अंदर बेंड करते हैं और छोड़ते हैं, तो वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मोशन जो है वो करने लग जाता है। यानी मैं इस चीज को यहां पे डायग्राम की मदद से कुछ ऐसे समझाता हूं। फर्ज कर लें कि ये स्केल है, हम इसको बिल्कुल इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। इस चीज को हमने फिक्स किया हुआ है और स्केल का जो ये वाला हिस्सा है इसको हमने दो बेंचेस के बीच या दो टेबल्स जो हैं उनके बीच फिक्स किया हुआ है। तो डायग्राम बनाने की कोशिश तो की है, अल्लाह करे समझ आ जाए कॉन्सेप्ट बस। सो एक हिस्से को हमने बेंचेस के बीच फंसाया हुआ है स्केल के। अब स्केल का ये जो हिस्सा है ये आपके पास फ्री है। इस वक्त स्केल अपनी रेस्ट की हालत में मौजूद है, तो हम कहेंगे ये मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हम इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के स्केल के अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस करेंगे, सो ये कुछ इस तरफ बेंड हो जाएगा आपके पास। अब जो इसकी ये पोजीशन होगी ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन से। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो है करने लग जाएगा। और जब ये यहां से वापस यहां आएगा तो फिर से इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा। और ये जो पोजीशन होगी ये होगी इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो इस स्केल का अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे ये जो मोशन है, इस मोशन को हम क्या नाम देंगे? ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सी बात है भाई, ऑसिलेटरी मोशन नाम दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मकसद नहीं है, बस ये चीज आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। और जो ये मूवमेंट्स होंगी इनको हम क्या नाम देंगे? ऑसिलेशंस। इस वजह से ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल में एक ये तीसरी एग्जांपल भी है। और भी बेशुमार एग्जांपल्स होती हैं ऑसिलेटरी मोशन की, लेकिन हमने जो पॉपुलर है उनको डिस्कस किया है। इनमें से ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये हम अपकमिंग चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के नाम से और सिंपल पेंडुलम के नाम से। ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये कॉमन है, इसे आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जांपल्स के बारे में। बिरयानी हम सबको खाना पसंद होती है, हम सब शौक से खाते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप एक्चुअली किस चीज की बात कर रहे होंगे? बिरयानी की रेसिपी की बात कर रहे होंगे। सो हमने ऑसिलेटरी मोशन को देख लिया, हमने ऑसिलेशंस को भी देख लिया। अब ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशंस की रेसिपी क्या है, यानी वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जो किसी बॉडी के पास होनी चाहिए अगर उसे ऑसिलेटरी मोशन करना है, उसे ऑसिलेशंस परफॉर्म करनी है। यही हमारा अगला टॉपिक है, रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए किसी बॉडी में कौन कौन सी शराइत का होना जरूरी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है, अब हमको इस चीज को देखना है। सो किसी भी बॉडी में अगर आप ऑसिलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि वो बॉडी ऑसिलेट करे, वो ऑसिलेटर बने या वो ऑसिलेटरी मोशन करे, सो उसके लिए दो शराइत है। कितनी? दो शराइत है। सबसे पहली शराइत क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है? तो वो ये है कि जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसके पास रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए जो उसे वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले जाए। अंडरस्टैंड करते हैं? दोबारा से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम हम बनाते हैं।
भाई आप अगर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का जो ब्लॉक है उसे उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहां पर लेकर आएंगे, ऐसी पोजीशन पे लेकर आएंगे जिसको मैं कह रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन जहां से आगे बॉडी नहीं जाएगी। सो अगर मैं यहां पे जो फोर्स लगाई हुई है उसे छोड़ दूं, खत्म कर दूं, तो क्या ये मास यहां तक रुका रहेगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये वापस जाएगा। तो ये वापस क्यों जा रहा है? अब सवाल ये है, कोई भी बॉडी बिना फोर्स के तो मूव करती नहीं है, फोर्स का अमल दखल उस चीज को मूव कराने के लिए होता है। अब अगर ये यहां से वापस यहां पे आ रही है, डायग्राम बना लेते हैं, आप भी डायग्राम अपने रजिस्टर्स में जरूर बनाइएगा। अब अगर ये वापस हमारे पास कहां पे आता है, मीन पोजीशन के ऊपर आता है, वापस ये मीन पोजीशन पे आती है बॉडी, जो कि ये वाली पोजीशन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो इसका तो एक ही मतलब है कि कोई फोर्स इस पे लगी है और इस डायरेक्शन के अंदर लगी है, तभी ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया है ना? ओके, फिर हम पढ़ चुके हैं कि मेन पोजीशन के ऊपर ये इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है, ये यहां पे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम है। लेकिन आप फिर ये भी देखें, स्प्रिंग वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में आने के लिए इस बॉडी को आगे की तरफ धकेलता है और ये मास एक मर्तबा फिर से आपके पास मीन पोजीशन जो है उस पोजीशन से गुजरता है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट फिर से आपके पास 0 हो जाती है। तो अब ये यहां से यहां पे खुद ब खुद तो नहीं आ गया होगा ना, किसी फोर्स का अमल दखल होगा, कोई ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। यहां भी फोर्स की डायरेक्शन इस मेन पोजीशन की तरफ थी, यहां भी इस मेन पोजीशन की तरफ है, तभी ये यहां पे वापस आया है। और यहां पर भी ये रुकेगा नहीं, हम जैसे पढ़ चुके हैं कि फिर से इनर्शिया की वजह से ये इसे मूव करता हुआ स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा और वापस किस जगह चला जाएगा, वापस आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम चला जाएगा, जहां डिस्प्लेसमेंट फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगी। जिथे दी खोती उठे ही आन खुलोती, ये वाली कहावत जो है वो सच हो जाएगी। सो यहां पर भी अब ये नहीं रुकेगा, अब अपना अगला राउंड ये शुरू करेगा और वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा मेन पोजीशन की तरफ, और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। आप देखें, हर दफा जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद होता है, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम हो या नेगेटिव एक्सट्रीम, कोई ना कोई फोर्स इसमें यकीनन लग रही है जो इसे वापस मेन पोजीशन की तरफ लाती है, जिसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है। जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तब भी देखें मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन थी कि बॉडी इस तरफ आ जाए, वापस इस तरफ आ जाए। जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तब भी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ थी, यानी वापस मेन पे आ जाए। आई थिंक मैंने इसको नेगेटिव एक्सट्रीम कह दिया है, सो उसके लिए माजरत। जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो फिर वापस उसको यहां पे ले आए। तो हर दफा जो ये फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, और इसका सिंबल हमारे पास होता है Fr, जिसपे इंशाल्लाह से एक अलग लेक्चर होगा जिसपे हम इसकी इक्वेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग लेक्चर होगा, इसके बाद वाला लेक्चर। सो किसी भी बॉडी में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अहम शर्त है कि बॉडी के पास रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आप जरा ये देखें कि आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लाए, बॉडी को छोड़ा तो ये वापस मीन पे जाएगी ही नहीं, वापस मीन पर नहीं जाएगी तो इनर्शिया नहीं आएगा, इनर्शिया नहीं आएगा तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे नहीं जाएगी। तो सारा ये हिसाब है आपके पास पहली रिक्वायरमेंट का, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के केस में कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है रीस्टोरिंग फोर्स का क्या बिहेवियर होता है, वो कौन सी फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करती है, क्योंकि यहां स्प्रिंग की जो आपके पास सलाहियत है अपनी हालत को वापस मेंटेन करने की, उसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स ने जन्म लिया है। सो यहां रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से है। पेंडुलम के केस में कौन सी रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, ठीक है। सो अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसके पास इनर्शिया होना चाहिए ताकि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सके। देखें, यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स थी जिसकी वजह से बॉडी वापस गई। अब बॉडी चाहती तो यहां पे रुक सकती थी, लेकिन उसके पास इनर्शिया था, तब वो वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पे गई है। सो अगर इनर्शिया नहीं होगा तो मोशन कंटिन्यू ही नहीं होगा,
ऑसिलेशंस ही नहीं होंगी, ऑसिलेटरी मोशन ही नहीं होगा। सो अगर रीस्टोरिंग फोर्स का काम मीन पोजीशन पे ले जाना है, सो इनर्शिया का काम मीन से वापस एक्सट्रीम पे ले जाना है। यहां पे इनर्शिया नेगेटिव एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है, यहां पे इनर्शिया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हाउ टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। बिरयानी की रेसिपी पता चल गई है, अब बिरयानी को पकाने की देर है, चिकन और बाकी मसालों को मिलाने की देर है। ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये आपको पता चल गया है, करना कैसे है अब करना क्या है ये देखते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक मैंने लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन, ये एक पैराग्राफ है, इसमें हमारे लेक्चर की समरी होगी जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसको वर्डिंग की शक्ल में कैसे लिखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ चीजें हमें वर्डिंग की शक्ल में लिखवा दिया करें ताकि रिवीजन करें तो वो चीजें माइंड में क्लियर हो जाए। सो अब ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है इसे वर्डिंग की शक्ल में कैसे लिखना है इस पे हम आते हैं। अब मैं रीड करूंगा क्योंकि ये सारा मैं पीछे एक्सप्लेन करता आया हूं। In order to get oscillation, a body is pulled away one side from its mean position and then release. अगर किसी बॉडी में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं सो उस बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से किसी भी एक साइड की तरफ डिस्प्लेस करें। हमने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ किया, आप यहां से डायरेक्ट नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ भी कर सकते हैं, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे लेकर गए और हमने रिलीज कर दिया। देन बॉडी बिगिन टू ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देगी अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स करना शुरू कर देगी और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से करेगी। हर दफा ये फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके जाती है। जैसे कि एक अच्छा दोस्त आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाता है, उसी तरह रीस्टोरिंग फोर्स इस मास का वो अच्छा दोस्त है जो इसे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेके आ जाता है। अच्छा, ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी एक्सेलरेट्स एंड पासेस ओवर द मीन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती है और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे रुकती नहीं है, पास हो जाती है। यानी इनर्शिया की वजह से यहां ना रुकी, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गई, फिर इनर्शिया की वजह से यहां ना रुकी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गई। इसका क्या मतलब है, इस फोर्स के अंडर बॉडी एक्सेलरेट करती है। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें कहता है कि बॉडी जो है उस पे अगर फोर्स लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है ना। एक बॉल को आप पकड़ें और उसको ऊपर से नीचे फेंकें, बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, वो भी नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। तो जब भी कोई चीज फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी हमारे पास। यही एग्जांपल हमारे पास यहां पर है। अगर तो बॉडी किसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, जब हम बॉडी को रिलीज करेंगे तो बॉडी मूव भी इस तरफ करेगी, यानी यही इस ऑसिलेटर की आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यही इस ऑसिलेटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यही इस ऑसिलेटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो चूंकि ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा, और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पूरी तरह ये चीज फुलफिल करती होगी। F इक्वल्स टू ma के एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। सो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए। और देखें, रीस्टोरिंग फोर्स पुल्स इट्स बैक, और आपके पास इनर्शिया की वजह से वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, सो रीस्टोरिंग फोर्स वापस इसे धक्का देगी, खींचेगी मीन पोजीशन की तरफ, और मीन पोजीशन पे फिर से नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और इस तरह इसका मोशन कंटिन्यू होगा। और एक्सेलरेशन और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस पूरे मोशन में कहां होगी, वो होगी मीन पोजीशन की तरफ। देखें, आपके पास फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होती है, सो यही रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस मीन पोजीशन की तरफ। फिर आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, यही फोर्स की डायरेक्शन, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वही एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, यही रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास बहुत काम आएगा।
यही मैंने लिखा है, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां हमारे पास रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस का टॉपिक एंड होता है। आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है, अब जरा इसको सीखते हैं। पीरियोडिक मोशन मोशन की एक ऐसी टाइप का नाम है जो मखसूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, दोहराए। इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि पीरियोडिक मोशन कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मोशन that repeats itself after the equal intervals of time, के वक्त के मखसूस हिस्से के बाद बराबर हिस्सों के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लेकिन अब इसकी एग्जांपल क्या है जिसकी मदद से हमें डेफिनेशन समझ आए, या आसान जुबान में सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल क्या है पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए, तो वो है जमीन का सूरज के इर्द गिर्द चक्कर। जमीन जो है, अर्थ जो है, वो सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो 365 दिनों में मुकम्मल करती है। और जैसे ही उसका एक चक्कर पूरा होता है, एक साल भी मुकम्मल हमारे पास हो जाता है और नया साल शुरू हो जाता है। सो अर्थ ने, फर्ज कर लें, यहां डायग्राम की मदद से समझते हैं इसे। फर्ज कर लें कि ये आपके पास अर्थ का सर्कुलर ऑर्बिट है और ये सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद है, सेंटर में हमारे पास ये सन मौजूद है। अर्थ इस पोजीशन पे मौजूद है। अब ये मूव करेगी इस तरीके से, और जब वापस आएगी तो अब यहां से चली थी, घूमकर यहां वापस आने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम होगा 365 दिन, 365 डेज। और जैसे ही मुकम्मल होंगे ये दिन, नया साल शुरू हो जाएगा। फिर ये अपना नया चक्कर शुरू करेगी, यहीं से घूमेगी और फिर अगले 365 दिनों में वापस आएगी। यानी हर 365 दिन के बाद ये अपना मोशन रिपीट करती है। इस वजह से अर्थ का सूरज के इर्द गिर्द जो ये मोशन है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और इस वजह से मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये जो एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए। और यही पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 365 डेज। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है हमारे पास या नहीं हो सकता। सो आपका माइंड क्या कहता है इसके बारे में, 3 सेकंड के लिए जरा सोचिए जी। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है अगर वो वक्त के मखसूस दौरानिये के बाद अपने आप को रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। अब पेंडुलम की एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। पेंडुलम का ये वही आपके पास मास है, मेटालिक बॉब है अपनी मीन रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये आपके पास क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन है, ये आपके पास है इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को x नॉट से जाहिर करते हैं। यहां क्या है, -x नॉट यानी नेगेटिव मैक्सिमम। अब हम फर्ज करते हैं पेंडुलम ने अपना मोशन यहां से शुरू किया है। ये यहां से मीन पे जाता है, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम से, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और इसको यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में, यानी अपना एक चक्कर, अपनी एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लगा है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, लेट से वो है 2 सेकंड। 1 सेकंड यहां जाने में लगा है, 1 सेकंड यहां आने में लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड लगा है। अब यहां जब ये आया है तो 2 सेकंड का टाइम लगा है। अब यहां पे फर्ज कर ले वापस इस तरफ जाता है, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, फिर इधर, फिर इधर। अब ये जो दूसरा इसका चक्कर है, इसको पूरा करने में भी कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड लगे हैं। सो अगर ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को मखसूस वक्त के दौरानिये के बाद रिपीट करता है, तब हम उसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे इसने अपना पहला चक्कर 2 सेकंड में मुकम्मल किया, दूसरा भी 2 में किया, तीसरा भी 2 में करे, चौथा भी 2 में, पांचवा भी 2 में, तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। लेकिन
पहला चक्कर ये अपना 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, दूसरा 3 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो क्या इसको आप पीरियोडिक मोशन कहेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि अब वक्त का दौरानिया बराबर नहीं है, अब इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास बराबर नहीं है। तो अब ये ऑसिलेटरी मोशन तो होगा लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं होगा आपके पास। तो यही मैंने इस पॉइंट में लिखा है कि ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त कह सकते हैं इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो मखसूस वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करे तब हम उसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर अपने रजिस्टर पे इस वाले पॉइंट को आप लिखें, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। इस पॉइंट में क्वेश्चन है कि ऑसिलेटरी मोशन, दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है अगर वो मखसूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, है ना। हर मोशन दुनिया का पीरियोडिक हो सकता है बस अगर वो अपने आप को मखसूस टाइम के बाद रिपीट करे। लेकिन क्या दुनिया का हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? आंसर है नो। क्यों? ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक होने के लिए क्या शर्त है कि वो आपके पास मखसूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। पीरियोडिक मोशन के पास ऐसी कोई शर्त नहीं है ऑसिलेटरी के लिए। दुनिया का हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो अर्थ के इर्द गिर्द सूरज का मोशन, क्योंकि सन के इर्द गिर्द जो अर्थ का मोशन है ये भी तो पीरियोडिक है ना। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है? क्या अर्थ टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रही है? हरगिज नहीं, अर्थ तो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसलिए ये ऑसिलेटरी नहीं होगा। सो यही तक रखते हैं आज का लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने में हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिए।